important. Let's see. हाँ, अभी ध्यान दीजिए बेटा, आपने इसके पहले एडमिशन टॉपिक किया हो सभी ने, राइट? एंड देन उसके बाद जो है हम चालू कर रहे हैं अभी रिटायरमेंट। एग्जाम में एडमिशन को और मोस्ट ऑफ द टाइम रिटायरमेंट आया है। 99% रिटायरमेंट विल कम एज अ ऑप्शन। और एक टॉपिक आपका है जो 8 मार्क के लिए आता है, दैट इज फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसको और में बहुत बार डेप्थ टॉपिक आया है। फ्रैंकली सेइंग, एडमिशन is comparatively difficult than retirement and death. पर अगर आपको एडमिशन इजी लगा है जो मैंने लिया क्लास में, तो आपको बेटा रिटायरमेंट और डेथ उससे भी ज्यादा इजी लगेगा। कंपैरेटिव टाइमिंग फॉर रिटायरमेंट एंड डेथ इज 50% ऑफ द एडमिशन। यानी अगर आप एडमिशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने को 20 मिनट ले रहे हो, तो रिटायरमेंट विल गेट ओवर इन 10 मिनट्स। डिफिकल्टी लेवल भी 50% है। और अगर आपको रिटायरमेंट समझ में आता है तो यू अंडरस्टैंड डेप्थ, सो बाय वन गेट वन फ्री। रिटायरमेंट अगर समझ में आ गया तो डेप्थ। तो सबसे पहले बेटा, रिटायरमेंट यानी क्या और डेथ यानी क्या, और दोनों में टेक्निकल डिफरेंस क्या है, बट वाई दे आर सेम। मुझे बताओ, एबीसी 3 लोग बिजनेस कर रहे थे और सी ने बोला कि भैया अपना नहीं जम रहा है, मुझे छोड़ के जाना है, तो इट इज रिटायरमेंट, राइट? और एबीसी बिजनेस कर रहे थे, सी को अचानक हार्ट अटैक आ गया और वो दुनिया छोड़ के चला गया, तो भी वो बिजनेस छोड़ेगा। तो टेक्निकली सेम, रिटायरमेंट एंड डेथ बोथ आर सेम, दोनों केस में छोड़ के ही जा रहे हैं। खाली आपके केस में ऐसा होता है, 12th के केस में रिटायरमेंट इज जनरली लास्ट डे ऑफ द ईयर और फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, यानी 31 मार्च या 1 अप्रैल। पर डेथ तो अनसर्टेन है, तो डेथ कभी भी हो सकती है। पर वो लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे सिलेबस वाले सीए में भी और इसमें भी डेथ की तारीख फिक्स रखते हैं। 30 जून, 31 जुलाई, 30 सितंबर, 31 दिसंबर। वाई दे कीप द सेम डेट लाइक दिस? टू कैलकुलेट इजीली। क्योंकि डेथ के केस में जिस दिन तक आप जिंदा हो तब तक का हिसाब करना है। रिटायरमेंट लास्ट डे हुआ है तो तब तक के कोई हिसाब का लॉजिक ही नहीं है। अब बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो छोड़ के चला गया, भगवान भला कर, है कि नहीं? तो यहाँ पे ध्यान दो भी। बोर्ड पे ध्यान दीजिए बेटा। अभी जब भी आप रिटायरमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, दिस इज रिटायरमेंट, लॉजिकली सेइंग, यहाँ पे ध्यान दो। एक वड़ा पाव समझो, पिज्जा समझो, थालपीठ समझा, कुछ भी समझो इसको। ये 3 लोग खा रहे थे मजे ले लेके, ठीक है? ये 3 लोग खा रहे थे इसको, ए, बी एंड सी, राइट बेटा? इक्वली खा रहे थे, बिल्कुल ऐसे परफेक्ट टुकड़े करके दुकानदार को बोला था, एक ने कमी जात झाला तर बघून घेऊ। उतने में सी बोल रहा है कि अभी अपने को थालपीठ अच्छा नहीं लगता, नहीं खाने का तुम्हारे साथ। ते बोले जा, आम्हाला काय घेणं देणं, दे इकडे तुझं पण आम्हाला। तो अब सी छोड़ के जाने के बाद उसने जूठा नहीं किया था थालपीठ में। अब नेस्ले कितनी गहन लोग थे, अब है ना ए एंड बी ऐसे मजे ले लेके खा रहे हैं, बराबर है ना? तो मुझे बताओ, दिस वाज ओल्ड रेशियो, हाँ है ना? एंड दिस इज न्यू रेशियो, बराबर है? तो मुझे बताओ बेटा, सी बिजनेस छोड़ के चले गए, सी की डेथ हो गई। इन बोथ केसेस ए will get more portion or less portion?
सो बेटा हम रिटायरमेंट में जो रेशियो निकालते हैं दैट इज गेन रेशियो। कौन सा रेशियो निकालते हैं बेटा? गेन रेशियो। एडमिशन में उल्टा होता था, ए एंड बी खा रहे थे, बीच में सी आ गया मुझे दो मुझे दो मुझे दो, तो वहां पे ए एंड बी को क्या करना पड़ता था? सैक्रिफाइस। पर रिटायरमेंट में क्या होता है? इसमें क्या होता है? जनरली गेन होता है। किनको गेन होगा बेटा? ओल्ड पार्टनर यानी ए एंड बी। ओल्ड मत बोलो, कंटिन्यूइंग पार्टनर। क्या बोलोगे बेटा? कंटिन्यूइंग पार्टनर। और जो बिजनेस जो मीटिंग भी लेफ्ट हो रहा है, हम्म, उसका क्या होगा बेटा? उसने सेक्रीफाइस किया, बोल तो वो छोड़ के चला गया, बराबर। तो जो छोड़ के गया है उसको इसमें गुडविल का पोर्शन मिलता है। एडमिशन में जो अभी जो छोड़ के जा रहा है उसका लॉजिक क्या है? वो बोल रहा है भैया मैंने आज तक इस बिजनेस को मेरा खून पसीना टाइम सब दिया है, और मैं जाने के बाद और भी तुम दोनों मजा करने वाले हो, तो अब मुझे कुछ तो दो उसका। बोले जा तेरे कैपिटल दिखा। कैपिटल तो मैंने दिया है, तो मुझे जो एक्स्ट्रा चाहिए क्या चाहिए फिर? गुडविल। तो इस प्रॉब्लम में बेटा गुडविल जो है वो क्या कि जो पार्टनर रिटायर या जिसकी डेथ हो गई उसको मिलता है। इज दिस क्लियर? अब बेटा एडमिशन में अगर आपको याद होगा तो महाराष्ट्र बोर्ड की किताब में गुडविल की 5 कैटेगरी बताई थी, टाइप ऑफ एडजस्टमेंट। रिटायर में बेटा सिर्फ 2 ही कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी है? 2। और दोनों की भी है, बहुत इजी है। ठीक है, तो मेरे लेक्चर लेने का पहला पर्पज है कि आपको गुडविल के बारे में समझो। तो सबसे पहले बता, तो फिर गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या बनाओगे? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, क्योंकि न्यू रेशियो बड़ा। ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? हाँ या ना? देखो बेटा इधर ध्यान दो, इमेजिन करो ये सब लोग ऐसा 33.33 खा रहे थे, वन थर्ड खा रहे थे, बराबर है। अब सी जाने के बाद ए एंड बी को 50-50 मिल गया कि नहीं? तो ए एंड बी ने क्या किया बेटा? गेन। मैंने होके वन थर्ड हाफ नहीं लिखा, क्योंकि बहुत से लोग को लगा वन थर्ड इज बिगर देन हाफ, फील है ना नीचे, इसलिए मैंने परसेंटेज में लिखा। क्लियर? तो बेटा गेन रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहां तक क्लियर है सबको? अब इस टॉपिक का दूसरा इजी पार्ट, ये सबको समझ में आ गया? तो यहाँ पे कोई सैक्रिफाइस रेशियो नहीं निकलेगा। कौन सा रेशियो निकलेगा? गेन। बट अगेन आई एम सेइंग दिस इज फॉर 12th कॉमर्स बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, क्योंकि आप सीए जो आप में से कर रहे हो वहां पे तो हम गेनिंग सैक्रिफाइसिंग नहीं करते हैं, और वहां पे तो एस 10 के हिसाब से गुडविल का कुछ आएगा ही नहीं, पर यहाँ पे आता है। नेक्स्ट, उसके बाद आगे का सुनिए बेटा। इस प्रॉब्लम की दूसरी, आपको याद है मैंने एडमिशन में क्या सिखाया था कि जनरली देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो, योर ओल्ड रेशियो इज योर सैक्रिफाइस रेशियो। इस प्रॉब्लम में भी बेटा एक चीज याद रखना, आपका न्यू रेशियो में कुछ अलग दिया है तो निकालना, अदरवाइज योर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रेशियो विल मींस ओल्ड रेशियो विल बी योर गेन रेशियो। सर नहीं समझा? सुनो, अभी एबीसी पार्टनर है, ध्यान से सुनना, इनका रेशियो 2:1 समझो। क्या है बेटा? 3:2:1। दिस इज विच रेशियो? ओल्ड। अब बेटा साइलेंस रेशियो कुछ भी नहीं बताया, और आपको बोला सी छोड़ के चला गया। कौन छोड़ के चला गया? सी। तो अब बताओ मुझे तो क्या है? 3:2। वेरी सिंपल। समझो बेटा, 3:1 समझो, 3:1 है, कोई दिमाग लगाना? क्लियर है ये? चलो, अभी इसके बाद आपको अगर याद होगा बेटा, हम लोग पहला अकाउंट कौन सा बनाते थे एडमिशन में? रिवैल्यूएशन। इसका और एक नाम क्या है बेटा? बेटा एडजस्टमेंट। क्या नाम है इसका? P&L एडजस्टमेंट। अप्रोप्रिएशन पार्टनरशिप के एंड में बनता है बेटा, टू डिवाइड रिजर्व प्रॉफिट, उसके लिए। तो दिस इज कॉल्ड P&L एडजस्टमेंट। इसका लॉजिक याद है कि किसी को? बोलो क्या करते हैं? बोलो रिवैल्यूएशन, एसेट कम हो गया तो यहाँ पे आएगा, लाइबिलिटी बढ़ गई तो इधर आएगा, बराबर है, बिकॉज इट इज लॉस। और इधर क्या आएगा?
एसेट बढ़ गया या लायबिलिटी कम हो गई, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी बढ़ गई तो प्रॉफिट है, देना कम हो गया तो भी प्रॉफिट है। अब एडमिशन और रिटायरमेंट डेथ में क्या डिफरेंस है? एडमिशन में जब हम रिवॉल्यूशन अकाउंट क्लोज करते हैं, इसका जो भी बैलेंस आता है, समझो डेबिट में आया तो प्रॉफिट और क्रेडिट में आया तो लॉस, तो ये जो कुछ भी प्रॉफिट लॉस आता है, वी विल डिवाइडिंग दिस बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, बराबर है कि नहीं? एडमिशन में ए बी है, सी आया, तो ये प्रॉफिट लॉस किस में डिवाइड होता था? ए बी में। पर रिटर्न डिवाइडेड बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, मतलब प्रॉफिट में आया तो ये तीनों लोग बांट के लेंगे, लॉस भी आया तो तीनों लोग बांट के लेंगे। पहला मुद्दा क्लियर है सबको? फिर एडमिशन में दूसरा अकाउंट बनाते थे कैश। कौन सा बनाते थे? कैश। यहाँ पे जरूरत ही नहीं है कैश की, क्योंकि जनरली एडमिशन में क्या होता था, न्यू पार्टनर ब्रिंग द कैश फॉर गुडविल फॉर कैपिटल, यहाँ पे कुछ लाते ही नहीं, लास्ट में उसको भी बोलते चल बाद में देंगे लोन, तो देर इज नो नीड टू प्रिपेयर कैश अकाउंट। पर अगर प्रॉब्लम हाई एडजस्टमेंट, कुछ बेचा, कुछ खरीदी किया, न्यू पार्टनर को कैश, सॉरी रिटायरिंग पार्टनर को आप लोग कैश दे रहे हो, प्लस क्या कि जो ये वाला पार्टनर है आपका, एग्जिस्टिंग पार्टनर कुछ पैसा ला रहे हो, तो कैश बनाओ, बट कैश अकाउंट इज ऑप्शनल, तो कैश कैंसिल हो गया। फिर हम उसमें तीसरा अकाउंट बनाते थे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अलग से, तो यहाँ पे वो भी मत बनाओ, सबको एक साथ बना दो, ऑल पार्टनर्स कैपिटल, तो और एक अकाउंट कट हो गया। और एक अकाउंट बनाते थे गुडविल, उसकी भी जरूरत नहीं है, गुडविल की एंट्री पार्टनर में हो जाएगी। तो इन शॉर्ट बेटा सिर्फ दो अकाउंट बनाना है हर दिन। कौन कौन से? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और ऑल पार्टनर्स, नॉट ओल्ड, ऑल पार्टनर्स कैपिटल, और फिर बैलेंस। यहाँ तक क्लियर है? एकदम इजी है। चलो अब बेटा 50% टॉपिक जो है आपका, that is not 50, 70% is similar to admission except the adjustment of goodwill। कौन सी वाली एडजस्टमेंट छोड़ के बेटा? गुडविल। अभी बोर्ड पे अच्छे से ध्यान देना, स्टेप्स देखो यहाँ पे, रिटायरमेंट क्यों होता है उसके रीजन दिए वगैरह। फिर अरे को इतने रीजन है रिटायरमेंट के, क्या है? सुपर एनुएशन और ओल्ड एज, मतलब एज ज्यादा हो गई, बोला अभी अब मैं काम नहीं कर सकता, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन बिजनेस, भाई मेरा मन नहीं लग रहा है, देन बेटा इनकरिंग लॉसेस इन बिजनेस, बहुत लॉस आ रहे हो, बोला मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। पार्टनर में वांट टू स्टार्ट न्यू बिजनेस, पार्टनर को ये बंद करके कुछ नया चालू करना है। देन बेटा मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्प्यूट, झगड़े चल रहे हैं, बाय स्वीट विल और पार्टनर और वॉलंटरी रिटायरमेंट, मन से इच्छा है बस हो गया अभी तुम कंटिन्यू करो, लाइक दैट। एंड देन रिटायरमेंट एज पर द टर्म्स, पार्टनरशिप जब बनी थी तभी ऐसे रूल था कि 5 साल बाद ये छोड़ के चला जाएगा, तो उसको अपने आप जाना ही पड़ेगा, लाइक दैट। अब आगे देखो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से सब कुछ होता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। मैंने आपको बताया कि आपके जो पार्टनर कंटिन्यू करने वाला है उनका न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं। अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, 3:1 है, 1 छोड़ के गया तो क्या बचेगा? 3:2। पर अगर प्रॉब्लम में कुछ बोला है कि बाबा रिटायरिंग पार्टनर जो छोड़ के गया है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर इतना इतना बांट के लेंगे, तो निकालो। पर ऐसा 12th के लेवल पे नहीं आता है, जो बच गया वो आपका न्यू रेशियो। देन बेटा गेन रेशियो, मैंने अभी बताया आपको, गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या है देखो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एक एग्जांपल देखो यहाँ पे, एबीसी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 1/3, 1/2 एंड 1/6। कौन छोड़ के जा रहा है बिजनेस को? ए छोड़ के जा रहा है। अभी देखिए, ए छोड़ के जाने के बाद इनका सैक्रिफाइस रेशियो 20 गेन कितना होगा और 30 गेन कौन सा, वो एग्जांपल है। तो हमको पता है कि प्रॉब्लम में हम अगर आपको बोला कि इस रेशियो में ए बी एंड सी बांटेंगे तो ही निकालना है गेन रेशियो, अदरवाइज निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी देखो अकाउंट कौन से बनेंगे, पहला कौन सा है देखो सब लोग, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या है बेटा? पी एंड एल एडजस्टमेंट। कैश को क्या लिखोगे ब्रैकेट में? गरज नहीं। क्या लिखोगे? ऑप्शनल रे, गरज नहीं, नहीं ले, ऑप्शनल, डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम। फिर गुडविल भी क्या है बेटा? ऑप्शनल। फिर बचा क्या बोलो? रिवैल्यूएशन, ऑल पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। अब मैं सिखाने जा रहा हूं इस प्रॉब्लम की स्टेप्स, आधे से ज्यादा सेम इन द एडमिशन। अगर आपको एडमिशन आता है तो ये आएगा। पहली स्टेप क्या है लिखो, देखो सॉरी,
टेक डाउन द बैलेंसेस ऑफ कैश एंड पार्टनर्स कैपिटल। अगर आपने कैश अकाउंट ओपन किया तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर इज अ लायबिलिटी, पार्टनर्स अकाउंट ओपन किया तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप सबको पता है बेटा ऐसी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में यहाँ पे जनरल रिजर्व होता है, या फिर रिजर्व फंड होता है, या फिर यहाँ पे पी एंड एल होता है, बराबर है। और एसेट में क्या होता है बेटा, पी एंड एल। डन। तो इसको बोलते हैं ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस। तो लाइबिलिटी में जो होता है उसको बोलते हैं ओल्ड प्रॉफिट। तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है तो वो सारे पार्टनर के कहां पे जाएगा, क्रेडिट में। और एसेट यानी क्या है, लॉस, तो पार्टनर के कहां पे जाएगा, डेबिट। पर अगर आपको याद होगा बेटा रिटायरमेंट और डेथ में ये जो कुछ भी प्रॉफिट था अपना, ये क्या कि ओल्ड पार्टनर में बांटते थे। यहाँ पे ऑल ABC तीनों बिलेंगे, है कि नहीं। लॉजिकल है ना, तीनों का बिल के प्रॉफिट बनाए तो तीनों बांटेंगे, बराबर है। तो देखिए उसकी एंट्री क्या होती है, इफ प्रॉफिट, क्या एंट्री लिखिए, पढ़ो जरा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। और अगर लॉस है तो बेटा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। अब देखो ये सबसे IMP है, इसको लिख दो IMP, कि गुडविल छोड़ के और पूरे टॉपिक में कोई दम नहीं है बेटा। डन। गुडविल लास्ट में पढ़ाता हूं, पहले ये देख लो। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट आप सबको पता है, एसेट बढ़ गया तो एंट्री हो गया एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एसेट कम हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। सेम विद द लायबिलिटी, लायबिलिटी अगर बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, क्योंकि लॉस है, और कम हो गई तो प्रॉफिट है, तो दैट इज लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। ठीक है। फिर उसका प्रॉफिट आ गया तो ऑल पार्टनर में बांट दो, और लॉस आ गया तो ऑल पार्टनर्स में बांट दो, जो भी है। सारे अकाउंट क्लोज करो, बैलेंस शीट टैली हो गया। अब मुझे बताओ इसमें रह गया क्या है, गुडविल। तो मुझे बताओ बेटा इस प्रॉब्लम का साइज एडमिशन से आधा है कि नहीं। और इसमें भी उसमें गुडविल के कितने टाइप थे, पहला गुडविल ब्रॉट रिटेन इन बिजनेस, गुडविल ब्रॉट विड्रॉ, गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ एंड प्राइवेटली। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, एकदम चिल्लर प्रॉब्लम होता है। अभी आ जाओ बेटा गुडविल पे, देखो सब लोग क्या लिखा है, हेडिंग जरा पढ़ो। सॉरी, एक ही मिनट, क्या है हेडिंग बेटा, गुडविल ऑफ द फर्म इज रिकॉर्डेड, रिसीव्ड है ना, रिकॉर्डेड है, हाँ, रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बोल तो क्या बेटा, ये तीनों पार्टनर ने डिसाइड किया कि हम गुडविल रेस करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे, रेस करें। अगर आपको एडमिशन याद होगा तो तीसरे टाइप का कैटेगरी था गुडविल रेस, उसकी एंट्री थी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे ओल्ड की जगह खाली क्या है, बोलो ऑल। सेम वही एंट्री है कि नहीं, बोलो। गुडविल रेस करेंगे यानी गुडविल बिजनेस में आने वाला है, तो गुडविल को डेबिट करो। और जब भी गुडविल आता है पार्टनर का कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। अब वो क्या बोलते हैं, पहले किस करो बोलते हैं, फिर बोलते हैं रिटर्न ऑफ कर दो। पहले बढ़ा है फिर निकाल दो, तो गुडविल रेस किया जब गुडविल क्या हुआ, डेबिट। अब निकालना है तो गुडविल क्या होगा, क्रेडिट। पर निकालते वक्त डेबिट क्या होगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर। यानी क्या, सर नहीं समझा। समझो बेटा, 10,000 गुडविल रेस करना है, बोर्ड पे ध्यान दो। बिजनेस का गुडविल 10,000 रेस करना है। कितना रेस करना है बेटा, 10,000। तो देखो यहाँ पे पहली एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। समझो इनका रेशियो 2:1 है, तो 4,000, 4,000 और 2,000। हैव यू अंडरस्टैंड दिस। अब उन्होंने बोल दिया कि अब इसको निकाल दो, तो एंट्री होगी कंटिन्यू पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। 2 मिनट के लिए ऐसे समझो सी छोड़ के जा रहा है, सो हु विल कंटिन्यू, ए। तो अभी एंट्री होगी बेटा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। हैव यू अंडरस्टैंड दिस। और ये न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे, समझो इनका न्यू रेशियो नहीं दिया है तो 2:1 था कि नहीं, तो 2:1 यानी इक्वल। ये दोनों 2:2 रहेंगे ना, तो क्या करेंगे बेटा, 5:5। मुझे बताओ इस एंट्री में किसी को डाउट है क्या। इसमें पैसों का कोई संबंध ही नहीं, ना गुडविल आया है ना गया है पैसों में, खाली नाम के लिए बढ़ा है और निकाल दिया। सो गुडविल रेज ऑन गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, और गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दो बोला तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू गुडविल। इज दिस क्लियर। अब बेटा दो दो टाइप है, ये पहला टाइप समझ में आ गया। अब दूसरा टाइप क्या है कि बिजनेस में गुडविल रेज होता है, बट नॉट ऑफ बिजनेस, ओनली पार्टनर्स गुडविल रेज।
बोलो अभी इस केस में पूरे बिजनेस का गुडविल रेज हुआ कि नहीं? तो उस केस में सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का बोला है, तो रिटायरिंग पार्टनर का बोला है तो यही एंट्री ऐसी नहीं होगी क्या? बोलो ये निकल जाएंगे कि नहीं? और इसका कितना है सी का, तो यहाँ पे गुडविल कितना रेज होगा? 2। फिर रिटर्न ऑफ भी कितना होगा बेटा? 2000। यहाँ पे आ जाएंगे 1000 1000। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? तो गुडविल बिजनेस का रेस करने को बोला तो एंट्री होगी गुडविल टू ऑल पार्टनर, अकेले का बोला तो गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर। पर रिटर्न की दोनों में सेम है कि नहीं? देखो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सर नहीं समझा, देखो यहाँ पे बेटा बोर्ड पे देखो, गुडविल अगर पूरे बिजनेस का रेस हो रहा है तो गुडविल डेबिट हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे भी गुडविल डेबिट हो रहा है कि नहीं? देख लो, अगर पूरे बिजनेस का क्या हो रहा है और अकेले का क्या हो रहा है? रिटायरिंग। और राइट ऑफ के समय देख लो बेटा सब लोग, दोनों एंट्री सेम है कि नहीं? देख लो, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, खाली एक ही फर्क है, न्यू रेशियो एंड गेन रेशियो। इज दिस क्लियर? पर प्रॉब्लम में तो बहुत बार ऐसे रहेगा कि आपको रेशियो ही निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो है वही कंटिन्यू हो। दोनों में फर्क समझा गया? पहले आप पूरे बिजनेस का गुडविल बना रहे थे और अभी क्या कर रहे हो? अकेले का। सर ये क्यों करने का होशियारी अकेले का करके खत्म करने का ना? इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। वो बोलेंगे पूरे बिजनेस का करो तो बिजनेस का लो, उन्होंने बोला अकेले का करो तो अकेले का। पर जब अकेले का बोलोगे तो क्रेडिट अकेले का ही होगा, क्योंकि उसको ही गेन, वही सैक्रिफाइस कर रहा है, सिर्फ उसको ही दो। और इसलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, जब हम सीए में ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं फाउंडेशन में, तो यही एंट्री कर रहे हैं, यही कर, लेकिन घुमा के कैसे? देखो गुडविल गुडविल कैंसिल हुआ कि नहीं बेटा? बोलो क्या एंट्री बनी? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। या यहाँ पे देख के बोलो, वहां पे हम अकेले क्या करते हो, तो बोलो बेटा क्या होगा? सॉरी, गुडविल गुडविल कैंसिल, बोलो क्या एंट्री होगी? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल टू रिटायरिंग, क्योंकि गेन कौन करता है? कंटिन्यू, और सैक्रिफाइस कौन करता है? इसलिए हम सीए में फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइस है, सेम वही एंट्री है। खाली आपको एक ही ट्विस्ट है प्रॉब्लम में, पूरे बिजनेस का बढ़ाना है या अकेले का। इसको छोड़ के इस टॉपिक में कोई भी दम नहीं, इजी है। अब खाली डेथ में क्या होता है, एडजस्टमेंट ज्यादा आएंगे, क्योंकि डेथ होगी साल चालू होने के 3 महीने बाद, डेथ होगी साल चालू होने के 6 महीने बाद, तो उस समय तक का उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ड्रॉइंग, पी एंड एल सस्पेंस, ये एडजस्टमेंट डेथ में बढ़ जाएगी। पर लॉजिकली सेइंग रिटायरमेंट एंड डेथ बोथ आर सेम सेम 100% सेम। मजा आया? यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? बोलो नहीं है तो अभी देखो ये बेटा पहला प्रॉब्लम चालू हो रहा है, जस्ट गो थ्रू विद दिस। मुझे इसमें गुडविल का टाइप कौन सा है बताना। नहीं तो एक काम करो, नोटबुक लाया है सबने? जगह है क्या? कहाँ पे? खाली गुडविल की एंट्री एक बार लिख के ले लो बेटा, बस मेरी इच्छा है बोल के लिखो, आपको समझ गई है बहुत अच्छे से, फिर भी लिख लो। हाँ तो नहीं, गुडविल पे ए सुनो, गुडविल के साथ क्या डिसाइड करना है? काम का, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ वही डिसाइड करना है। लिख लो बेटा, ऑनलाइन में कोई देख रहा है यूट्यूब में तो भी लिख लो, ठीक है बेटा। हमारा नेक्स्ट वीक से एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए, ध्यान से सुनो कोई भी। 2 अक्टूबर यानी मंडे को कोई छुट्टी नहीं है, सबसे पहली बात तो है, क्योंकि आप सब गांधी जी को बहुत चाहते हैं, तो गांधी जी सबसे पहले प्रायोरिटी देते थे कर्म को, तो कर्म किए जा। है तो बेटा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि समझो आप में से नियर अबाउट नवीपेट इज अ बैच वेयर 90% स्टूडेंट आर प्रिपेरिंग फॉर सीए। पर आप में से ऐसे कुछ लोग हैं की सर आम्हाला थोडं उशीर झाला असं वाटतं की आता सीए करायची इच्छा जागृत होती है। तो अभी आप अगर सोचोगे तो मई तक तो होना थोड़ा टफ है, बराबर है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमने अभी 11 की बैच नई स्टार्ट कर रहे हैं 2 अक्टूबर से, तो उसी में क्या कि नए स्टूडेंट को जिनको 12th के बाद देना है, 12th के बाद आपका अटेम्प्ट कब आएगा? लॉजिकली जून में आता है, पर 3 महीने में तो होगा नहीं। तो जनरली जो लोग 12th के बाद कब देते हैं? दिसंबर। तो वो भी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, 11th वाली बैच में। आप मत होना लगेज गिव अप करके दिसंबर दिसंबर, तुम अगर एक भी गधा आया ना तो देख लें। तो ये क्या कि 11th के साथ आप ज्वाइन हो सकते हो। दूसरा बेटा, अक्टूबर महीने से जो टेस्ट सीरीज चालू हो रही है
अक्टूबर के एंड में पहली टेस्ट सीरीज रहेगी, उसमें सिलेबस रहेगा 50%। 50% यानी क्या, सबका फर्स्ट टर्म का सिलेबस आधा आधा आधा। एंड कभी एक आध बार ऐसे हो सकता है कि पेपर 40 मार्क की जगह 42 या 38 का भी हो सकता है। वो क्योंकि बोर्ड पैटर्न से कभी कभी सेट करते समय वो एग्जैक्ट पैटर्न में ये हो सकता है, बट जनरली इट्स अ 40 मार्क्स टेस्ट। और जैसे आप सबको पता है कि उसका टाइम बहुत फ्लेक्सिबल रहेगा, आपके टाइम के हिसाब से दे सकते हो। और आप पैसे भर के टेस्ट दे रहे हो तो वी एक्सपेक्ट कि आप पढ़ाई करके दो। और जब तक फर्स्ट टेस्ट के पेपर चेक करके नहीं आएंगे, सेकंड टेस्ट डिक्लेयर नहीं होगी। तो ऐसे टोटल 24 पेपर होंगे, सारे सब्जेक्ट के चार चार। उसमें खाली आईटी में हमको टेस्ट लेना टफ जाता है, क्योंकि आईटी में आपको कितने लोग हैं आईटी में, पता है कि आईटी की टेस्ट कैसे होती है कॉलेज की? कंप्यूटर पे होती है वो, बराबर है। तो वो खाली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का हम पेपर सेट करते हैं यहाँ पे। तो वो क्या कि आपका जितना होगा उतना, अदरवाइज मराठी, हिंदी, जर्मन, फ्रेंच सारे सब्जेक्ट के चार चार टेस्ट होंगे। ठीक है। तो अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं किया तो करो। एंड मेरे से बॉन्ड पेपर पे लिख के ले लो, जितने भी लोगों ने आज तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है उनके परसेंटेज में 10 से 15% का एनहांसमेंट हुआ है। क्यों होता है? सबसे पहले तो अकाउंट में मजेदार चीज है। क्या मजेदार है? प्रैक्टिस तो टाइम के साथ होगी, पर सबसे बड़ी बात क्या, प्रेजेंटेशन ही नहीं आता हमको। क्योंकि हमारा प्रॉब्लेम मार्जिन के बाहेर जाता है, तो बसतच नाही त्या आडव्या पानावर. मग कितपर्यंत घ्यायला पाहिजे, मार्क्स कुठं कटतात, फिर आपका रफ नोट कहाँ पे करने चाहिए प्रेजेंटेशन का। ये मैं फरवरी में तो अपनी बैच एंड होते वक्त बताऊंगा, लेकिन अगर अभी से आपको अगर पता है, सो यू कैन मेक अ बेटर प्रैक्टिस। दूसरी चीज, मेरे पास पिछले 4-5 साल पहले के सारे बोर्ड से निकाले हुए जेरोक्स है, जिनको 100 आउट ऑफ 100, अब 20 मार्क्स की भीख नहीं दी जाती थी, एवरीबडी स्कोर 100। तो वो पेपर का प्रेजेंटेशन भी आपको मैं बताऊंगा पहले टेस्ट सीरीज के पहले, तो आप सब लोग वैसा प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करोगे। तो अगर शुरुआत से ही आपकी तैयारी वैसी रही, तो एक आध बार आंसर भी थोड़ा बहुत इधर उधर है पर लिखा बहुत सुंदर है, तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो अच्छा देखो, इट इज नॉट कंपल्सरी बट यू कैन प्रैक्टिस इट। आपको पता है कि कॉलेज के आपके जो टर्म एंड या सेमेस्टर के या फिर क्या म्हणतात प्रीलिम्स, उसके पेपर भी नहीं दिए जाते चेक करके, हो गई फॉर्मेलिटी ओवर। पर यहाँ पे तो क्या डेडिकेटेड उसके लिए अलग से स्टाफ है, हर चीज देखने के लिए। सो इट विल बी, यू आर गोइंग टू एंजॉय। बोलो, मुझे याद है कि लास्ट ईयर में टोटल आंसर शीट लगी थी 12,000, 12,000 आंसर शीट, चारों टेस्ट सीरीज मिलके। तो उतना ज्यादा उस पे काम होता है। और आंसर शीट इज अगेन इक्वल टू द बोर्ड साइज, टाइम इज बोर्ड साइज। और बिठाते वक्त भी कोशिश करते हैं कि दूर दूर बिठाए, तो आपको बोर्ड का फील आए। तो कोई भी प्लेयर जितना नेट प्रैक्टिस में जितना ज्यादा पसीना ये करेगा, उतना वो मैच में अच्छा खेलेगा। सो इट्स अप टू यू कि आपको कब तैयार, और अपना अपनी मेंटॅलिटी काय आहे, जेव्हापर्यंत एक्झाम येत नाही तोपर्यंत आम्ही अभ्यासच करत नाही. बरोबर आहे का नाही? वाटतं आता आजपासून लॉजिकली बेटा 4.5 महीने बाकी है परीक्षेला। लास्ट लेक्चर में भी बताया कि अकाउंट का पढ़ाई कैसे स्टार्ट करो आप। मैं तो आपके लिए फ्रेश बुकलेट भी निकाल के रखे हैं, जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, चलो लिखो फास्ट। ऑनलाइन वाले कंटिन्यू रहो, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है। एंड यूट्यूब वालों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। साल के एंड में बेटा हम लोग पूरा सिलेबस फ्री में सिखाते हैं मैराथन में, उसमें अटेंड करना, चैनल पे अपडेट रहो तो आपको आ जाएगा। थैंक यू। बोलो क्या क्वेश्चन है? अनिल, आपने हैंड रेस किया है, कुछ कमेंट डाला है क्या? सर टेस्ट सीरीज ऑनलाइन दे सकते हैं क्या? सॉरी, टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी है? हाँ बेटा, ऑनलाइन तो होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है।
नाउ इफ यू सी द फर्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट रेशियो दिया है 532, दिख रहा है। रिटायर कौन हो रहा है बेटा? प्रधान। प्रधान यानी कौन है बेटा? लास्ट दो रिटायर हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे सेंटेंस क्या है? गुडविल विल बी रेज्ड, फर्म का गुडविल रेज करना है। तो फर्स्ट कैटेगरी है, एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, 532 में जाएगा। अब आगे चल के रिटर्न ऑफ नहीं बोला तो फिर वो गुडविल बैलेंस शीट में जाएगा, और रिटर्न ऑफ बोला तो गुडविल बैलेंस शीट में नहीं आएगा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक टू बी रिटर्न बाय 3%, फर्नीचर 5%, मशीनरी। कोई दम है इसमें? रिवैल्यूएशन वाला है। आरबीडीडीबी कहां पे जाएगा? रिवैल्यूएशन। क्रेडिटर्स कम करना है, रिवैल्यूएशन। अब देखो ये लास्ट एडजस्टमेंट, जनरली जो पार्टनर रिटायर होता है उसको जो पैसा देना होता है दैट मनी गोज टू हिज लोन अकाउंट, बराबर है। पर अगर उसको कुछ पैसा देने को बोला तो दे देने का, पूरा देने को बोला पूरा दे देने का। तो क्या लिखा है यहाँ पे पढ़ो, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान 5000 इज पेड इन कैश। समझो बेटा हमने प्रधान का हिसाब किया, आया हिसाब 20,000 का, तो उसको 5 दे दो तो 15,000 कहाँ जाएंगे? लोन। लोन कहाँ पे लिखोगे? लायबिलिटी। क्लियर है? तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम इज साइलेंट, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको क्या बोलने का? लोन। और अगर नहीं हो रहा है, सॉरी, और अगर पैसे दे रहे हो तो क्या बोलोगे? टू कैश। नहीं हो रहा है तो टॉपिक ही नहीं रहेगा। क्लियर? तो किसी कुछ नहीं, सिर्फ रेज बोलेंगे तो गुडविल टू ऑल पार्टनर, फिर बोलेंगे अकेले का रेज करो तो गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर, पर एंट्री विल बी सेम, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। समझ में आया? तो इतना इजी टॉपिक है। एडमिशन का अगर डर लग रहा है तो इसको दोगुना पढ़ाई करो, तो आपको एडमिशन कितना भी टफ आ गया तो रिटायरमेंट एग्जाम में करो, क्योंकि रिटायरमेंट जल्दी खत्म होता है जनरली, ऐसे फिक्स नहीं है तुम्हारा पैटर्न। अभी पिछले जो 6 पेपर हुए हैं उसमें तो आए हैं, पर एग्जामिनर यूनिवर्सिटी नहीं बोला है कि आएंगे। उसकी इच्छा हुई तो एडमिशन को और डेट भी डाल सकते हैं, उसकी इच्छा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आज हम रुकते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक मंडे को गांधी जयंती को। और आपके कोई फ्रेंड इंटरेस्टेड है 12th में